नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 दिसंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, दिए गए कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, जितनी भी महिलाओं को लेकर योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकारों की आती है, जो हमेशा चर्चा में रहती हैं, इनको जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा, इवन मेंस उत्तर लेखन में और इसी के साथ साथ आपके निबंध लेखन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। तब तक मैं आपको बताता हूं ये चर्चा में क्यों आया। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा त्रिपुरा के अंदर कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। यहां पर जिक्र हुआ है पीआईबी के आर्टिकल में कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 लाख त्रिपुरा के अंदर जो प्रेग्नेंट मदर्स थी उनको लाभ मिला। मातृ वंदना योजना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये किसके ऊपर लागू होती है। जो भी 19 वर्ष से अधिक की महिलाएं होती हैं ना, जो गर्भवती हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, अब उनके साथ शर्त यह है कि उनके पहले जीवित बच्चे को लेकर, ठीक है, तो उसके लिए सरकार उनको क्या करती है, 5,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन यहां पर जो राशि है वो दी जाती है। इसके पीछे देखिए सरकार का मोटिव क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, ये जो महिलाएं होती हैं जब ये गर्भवती होती हैं तो कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इनकी जॉब छूट जाती है, तो इनके साथ आर्थिक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो आर्थिक प्रॉब्लम इनके भरण पोषण में, इनके भोजन की बात करें या होने वाले बच्चे के भोजन की बात करें तो उसमें दिक्कत पैदा कर सकती है। तो उसका असर डायरेक्ट इनके स्वास्थ्य पर और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने क्या बोला कि 5,000 रुपए यहां पर इनको कैश बेनिफिट दिया जाएगा। इससे फायदा क्या है, इससे यह है कि इनके पहली चीज तो इनकी जो हेल्थ है उसमें सुधार होगा। दूसरा, जितने टाइम के लिए वो महिला जॉब नहीं कर पाई है तो उतनी टाइम की जो मजदूरी है वो भी एक तरह से इसी में इंक्लूड कर दी जाती है। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो तमिलनाडु के उदाहरण में तमिलनाडु जो है वो इसी केस में 18,000 रुपए देता है। तो कहीं कभी कभी इस चीज की आलोचना भी होती है कि 5,000 रुपए तो बहुत कम प्रोत्साहन राशि है। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। यह 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पहले जीवित जन्मे बच्चे के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। यह बिल्कुल ठीक है। यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू करा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर। यह एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन, इसका भी कोई लेना देना नहीं है यहां पर। यह 19 वर्ष या उससे अधिक की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रत्येक गर्भधारण के लिए नहीं, केवल पहले जीवित शिशु के लिए है यह योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डीएमएफ एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा खनन से प्रभावित जिलों में की जाती है। डीएमएफ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। खनन कंपनियों द्वारा खनन पट्टों के लिए उनकी रॉयल्टी राशि के निश्चित प्रतिशत के योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर ये जो न्यूज आई है उसमें लिखा हुआ है कि ओडिशा का जो क्योंझर जिला है वो इंडिया में सबसे ज्यादा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के जो फंड्स हैं उनका रेसिपिएंट रहा है। सबसे ज्यादा यहां पर फंड्स मिले हैं क्योंझर जिले को। अब चूंकि ये तो हो गई करंट की न्यूज, अब इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो फाउंडेशन स्कीम है बेसिकली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि देखिए, जहां पर भी खनन जैसी गतिविधियां होती है ना, तो वहां पर लोगों को कई सारी चीजों में प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, जैसे पेयजल में। अब हो सकता है कि खनन के कारण जो ग्राउंड वाटर है कंटेमिनेटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो इसकी प्रॉब्लम होती है। प्लस लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों के, उनके बच्चे होते हैं, उनके शिक्षा की। तो अगर खनन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे स्थित लोगों को होती है, तो इस कारणवश एक अधिनियम बनाया गया था 2015 में, जिसको बोलते हैं खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम। कहीं पर भी माइनिंग होगी तो इसका इंपैक्ट जिन जिन लोगों पर पड़ेगा ना, तो राज्य सरकारों का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगी, एक ऐसे ट्रस्ट की स्थापना करेगी, और जहां पर क्या आएगा, कई सारे फंड्स आएंगे, और इस फंड में जो भी रुपए पैसा होगा वो इन्हीं लोगों की भलाई के लिए खर्च होगा। और यहां पर दूसरा यह भी बोला गया कि मान लीजिए जो भी माइनिंग करती है कंपनी, वो भी अपना रॉयल्टी का 10 to 30% तक, ये कुछ भी हो सकता है, वो इस फंड में दान देगी। अब जैसे यहां पर बात करी जा रही है पेयजल की, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण की, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे मुद्दों पर इसी फंड से पैसा जो है वो खर्च होगा।
तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये अधिनियम के अंडर में बना है, तो ये एक वैधानिक प्राधिकरण है, एकदम सही हो जाता है। और स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। जो डीएमएफ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल ठीक है। खनन कंपनियों द्वारा खनन पट्टों के लिए उनकी रॉयल्टी राशि के निश्चित प्रतिशत के योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो ये भी कथन ठीक है। हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD मोस्ट इंपॉर्टेंट के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह आपके सामने कथन है। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। यह 3 रियो सम्मेलन में से एक है। भारत ने पार्टियों के UNCCD सम्मेलन के 3 संस्करणों की मेजबानी की है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर जो COP15 हो रहा है, बायोडायवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हो रही है, तो वहां पर भारत के द्वारा एक नए बायोडायवर्सिटी फंड की मांग करी गई है। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो UNCCD है, ये एकमात्र ऐसा समझौता है जो कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी है। तो पहला कथन एकदम सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह 3 रियो सम्मेलन में से एक है। अब देखिए रियो में जो 3 सम्मेलन हुए थे, तो पहला तो UNCCD हो गया, दूसरा आपका सम्मेलन क्या था? जो बायोडायवर्सिटी के ऊपर था, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इन 3 सम्मेलन में से एक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत के अंदर 3 संस्करण नहीं हुए, केवल एक ही संस्करण हुआ है। चलिए कमेंट करके बताइएगा, UNCCD का भारत के अंदर जो संस्करण हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो इस कारण से ये वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर 2 कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रू जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन का पता आपको लगाना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री की त्रिपुरा में यात्रा हुई है, तो यहां पर भी 6,800 करोड़ रुपए की कई सारी योजनाओं से लाभान्वित करा गया है इन राज्यों को, तब से ये न्यूज चर्चा में है। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पर, तो अभी तक आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर लगाया होगा त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ठीक है, यानी कि डी। अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल में ट्विस्ट क्या है। इस सवाल में ट्विस्ट ये है कि यहां पर पूछा गया है कि कमजोर जनजाति समूहों यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ब्रू जनजाति को केवल त्रिपुरा में PVT श्रेणी में रखा गया है। ब्रू जनजाति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका एक और नाम है, इनको रियांग जनजाति के नाम से भी जानते हैं। ऐसी एक मान्यता थी, एक स्टोरी थी कि त्रिपुरा के अंदर क्या था, एक राजकुमार रहते थे। ठीक है, इनको राज्य से निकाला, घोषित कर दिया गया। तो ये क्या करा, इन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये कहां पर चले गए थे? मिजोरम के अंदर चले गए। वहां पर इन्होंने अपना जो एक राज्य था उसकी स्थापना करी। तो ब्रू जो जनजाति है ना, वो इन राजकुमार को अपना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनको अपना, इनके समर्थक हैं ब्रू जनजाति के लोग। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि केवल 2। अब देखिए 2017 के प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक होता है। द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, तो किसे निर्दिष्ट करता है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए द्वैध शासन की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर द्वैध शासन का मतलब क्या था? इसमें विषयों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो आरक्षित और दूसरे क्या थे? स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय में से जो विषय होते थे उसके ऊपर, उसको प्रशासन संभालने का अधिकार उसके ऊपर किसका था? गवर्नर का। और जो स्थानांतरित थे, इसमें क्या होता था कि जैसे आपको पता है कि जो भी विधान परिषद होती थी, तो उसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते थे, ये अपना एक मंत्री चुनते थे। तो ये जो मंत्री होते थे, ये इन विषयों पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। अब जैसे आरक्षित विषयों की बात करें, तो देखिए गवर्नर ने अपने हाथ में कौन कौन से विषय रखे? तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता था, कानून व्यवस्था का, ये अपने हाथ में रखा। भू राजस्व का विषय, ठीक है, वित्त का संबंधी विषय। स्थानांतरित विषय में से जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ये सारे विषय इन्होंने क्या कर दिए थे? ट्रांसफर कर दिए थे। तो अब ऑप्शन देखते ही इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? डी। आज का तथ्य, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए। एक बहुत ही सुनहरा दिन इंडियन नेवी के इतिहास में। INS मोरमुगांव, एक नया स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी के अंदर। अब
इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि परियोजना प्रोजेक्ट 15B क्या है। अब 15B से भी मैं पहले थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा, उस परियोजना को पढ़ाऊंगा जो 15B से पहले स्टार्ट हुई थी। 15B से पहले एक परियोजना स्टार्ट हुई थी 15A। इसके तहत हमें क्या करना था ना, बहुत सारे जो ये विध्वंसक होते हैं इनको बनाने थे। तो 15A जब परियोजना स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर बेसिकली 3 विध्वंसक बनाए गए थे। उसमें एक था INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई। अब इनकी कैपेसिटी को और ज्यादा इनहैंस यानी कि और ज्यादा संशोधन करके बढ़ाने के लिए अब हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट 15B। बेसिकली इसका मतलब था स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। स्टेल्थ का मतलब होता है कि रडार में जितना हो सके पकड़ में नहीं आने वाला। दूसरा, ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट 15B में ना हमको 4 जहाज बनाने थे। वो कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इंफाल और सूरत। विशाखापट्टनम इसमें से सबसे पहला था जिसको हमने कमीशन ऑलरेडी कर दिया है, और मोरमुगांव को अब हमने कमीशन करा है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो जब इतनी चीज आपको समझ में आ जाती है, अब हम लोग बात करेंगे INS मोरमुगांव के बारे में। तो देखिए, इसको बनाया किसने है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंडर में ये बना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इसकी फोटो है, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा इसको कमीशन करा गया। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो यहां पर देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी रहेंगी, जिसमें से बराक रहेगी, ब्रह्मोस भी यहां पर रहेगी, सरफेस टू सरफेस एंटी रॉकेट लॉन्चर्स रहेंगे। थोड़ा सा इसकी अगर आप बनावट के बारे में देखोगे तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 30 नॉट्स है, डिस्प्लेसमेंट 7400 टन का है, 350 क्रू की कैपेसिटी है इसके अंदर बैठने की। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। जैसे कि ये तो इसकी लेंथ हो गई, इसके बारे में तो इतना यूपीएससी में प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पर यह लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट कैन फाइट अंडर न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस, यानी कि नाभिकीय और जैविक और रासायनिक जो हथियार होते हैं ना, उससे भी लड़ने की क्षमता है इसके अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो 30 नॉट की स्पीड है, ये मैंने आपको बताया। 4 टर्बाइंस यहां पर लगी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर, यानी कि क्रूज मिसाइल्स भी हैं इसमें। पहला विशाखापट्टनम क्लास था, उसके बाद का ये सेकंड डिस्ट्रॉयर है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, दिसंबर 19 आपको पता होना चाहिए, इसी दिन जो गोवा था उसको पुर्तगालियों से आजादी मिली थी, तो इस दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है और इसी दिन इसको कमीशन करा गया है। तो इसका भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। और मोरमुगांव जो है वो गोवा का एक बंदरगाह है, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। चलिए, आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में करी गई है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इस परियोजना से क्या समझ में आता है? मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।